अभी तक हमने देखा था इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, ऐसे इमेजिनरी या रियल सरफेसेस जिनके हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या रहता है, सेम, उन्हें बोला जाता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसका एक एग्जांपल था जैसे डायपोल की बाइसेक्टर लाइन। अगर हमारे पास कोई डायपोल है और उसकी बाइसेक्टर लाइन पे किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल देखा जाए तो कितना आता है, 0, क्योंकि हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है। इसीलिए उस लाइन को या उस पूरे प्लेन को जो कि एक्सिस से परपेंडिकुलर है, आप क्या बोल सकते हो, इक्विपोटेंशियल सरफेस बोल सकते हो। ठीक है ना। तो इसका फायदा क्या है, अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस पर हम किसी पार्टिकल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाते हैं तो हमें जो वर्क करना पड़ता है वो कितना होता है, 0, क्योंकि हर जगह पे पोटेंशियल सेम है। और हमें पता है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, चार्ज इनटू पोटेंशियल। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, अगर आप इक्विपोटेंशियल सरफेस पे किसी पॉइंट चार्ज को ले जाते हो तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 0, यानी कि वर्क डन भी कितना होगा, 0। ठीक है, यानी कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे किसी भी पार्टिकल को ले जाने में नेट वर्क डन हमें कितना करना पड़ता है, 0। और हमें याद रखना था कि कंडक्टर की सरफेस कैसी होती है, इक्विपोटेंशियल। अब हम कंडक्टर्स की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे। ठीक, पहली प्रॉपर्टी थी वो थी देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर, यानी कंडक्टर के लिए सबसे पहली चीज जो याद रखनी है हमेशा वो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड नेट, अगर मैं बोलूं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज ऑलवेज 0। और इसी फिनोमेना को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। अभी के लिए तो सिर्फ हम इतना ही पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। आगे चल के इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे। अभी तो आपको क्या याद रखना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, यानी कि आप किसी पार्टिकल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से शील्ड करना चाहते हो, आप चाहते हो कि उस फील्ड का उस पार्टिकल के ऊपर फोर्स न लगे, तो आप किसी भी कंडक्टर के अंदर उस चार्ज पार्टिकल को रख दो। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल होगी वो इस चार्ज पार्टिकल को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगी। इसीलिए इस फिनोमेना को क्या बोल दिया जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ठीक है ना। दूसरी प्रॉपर्टी कंडक्टर्स की ये थी कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑलवेज एंटर एंड एग्जिट द कंडक्टर ऑर्थोगोनली, यानी कि परपेंडिकुलर टू सरफेस। अगर हमारे पास ये कोई कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट है तो इसके अंदर तो नेट फील्ड हम हमेशा क्या दिखाते हैं, 0, यानी किसी कंडक्टर के अंदर तो हम फील्ड लाइंस ड्रॉ नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम एक्सटर्नल फील्ड दिखाना चाहते हैं तो क्योंकि इसकी सरफेस कैसी है, इक्विपोटेंशियल, और हमें यह भी याद रखना था कि इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से क्या होता है, परपेंडिकुलर, यानी कंडक्टर पे जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई जाएंगी तो वो उसे इंटरसेक्ट करेंगी परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस। कुछ इस तरह से वो उसकी सरफेस पे हमेशा स्ट्राइक करेंगी 90 डिग्री पर। ठीक है ना। ये हमारी दूसरी प्रॉपर्टी थी, ये भी हम पढ़ चुके थे। अब बात आती है रीजन फॉर कंडक्टर टू नॉट हैव इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड। क्या कारण होता है कि कंडक्टर के अंदर कभी भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड शो नहीं करते हैं। तो इसका रीजन हमने बता दिया था। रीजन क्या हो जाता है, रीजन हो जाता है पोलैरिटी का डेवलप होना। हम कह देते हैं कि ये मान लो कि कंडक्टर है और आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में इसे रख दिया है, तो क्योंकि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड राइट की तरफ है तो सारे इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगता है वो किस तरफ लग जाता है, लेफ्ट की तरफ, और सारे इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ इकट्ठे हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो दूसरी साइड है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाती है और वहां पे हल्का सा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ऐसा होने की वजह से अगर इसे हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दें तो इस पोलैरिटी की वजह से ये अपने अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस कर लेते हैं, जिसे आप कह सकते हो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब कंडक्टर की ये प्रॉपर्टी है कि वो हमेशा इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस कर ही सकता है कि वो इसके अंदर घुसने वाली एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर देती है, कैंसिल। और ई नेट जिसे हम कहते हैं ई एक्सटर्नल माइनस ई इंड्यूस्ड, उसकी वैल्यू क्या आ जाती है, 0, क्योंकि ई एक्सटर्नल इज ऑलवेज इक्वल टू ई इंड्यूस्ड इन केस ऑफ कंडक्टर्स। ठीक है। नॉन कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट हो या फिर डाइलेक्ट्रिक कोई मीडियम हो जो हम आगे देखेंगे, उसमें ये दोनों इक्वल हो ऐसा जरूरी नहीं होता है, तो फिर उस केस में अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर सकती है। ठीक है ना। पर कंडक्टर में हमेशा इतनी स्ट्रांग होगी कि एक्सटर्नल को कैंसिल आउट कर ही सके। ठीक है ना। उसके बाद जो प्रॉपर्टी है कंडक्टर की वो ये है कि एनी चार्ज गिवन टू अ हॉलो और सॉलिड कंडक्टर ऑलवेज फ्लोज आउट टू द आउटर मोस्ट सरफेस। ठीक है ना। अगर आपने हॉलो को दिया है आउटर मोस्ट सरफेस पे तो पता ही है वो बाहर रहेगी। लेकिन अगर आपने किसी सॉलिड कंडक्टर को उसकी वॉल्यूम में भी चार्ज दे दिया है
तो हम कह देते हैं कि उसका सारा चार्ज फ्लो करके कहाँ आ जाएगा, आउटर मोस्ट सरफेस पर आ जाएगा। जो भी आउटर मोस्ट सरफेस पॉसिबल होगी वहां पे सारा चार्ज फ्लो करके आ जाएगा। अब इसमें दो केसेस हो जाते हैं। अगर आपकी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म है, ठीक है ना, अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म है यानी कि जैसे कि मैं स्फीयर ले लूं, ठीक है, तो एक काफी सिमेट्रिकल शेप है, तो फिर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है आउटर मोस्ट सरफेस पर वो भी कैसा होता है, यूनिफॉर्म होता है। लेकिन अगर आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो नॉन यूनिफॉर्म है या इररेगुलर है, ठीक है ना, कोई रेगुलर शेप नहीं है, सिमेट्रिकल शेप नहीं है, जैसे कि ये वाला शेप हम ले लेते हैं, अगर ऐसा कोई शेप है तो फिर सारा चार्ज फ्लो करके बाहर तो आ ही जाएगा, लेकिन हर जगह पे चार्ज पर यूनिट एरिया या चार्ज डेंसिटी अगर आप कैलकुलेट करोगे तो उसकी वैल्यू सेम नहीं आएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर हर जगह पे सेम आ जाएगी तो फिर अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल कर पाना पॉसिबल नहीं होगा। हमें ये याद रखना है, आप ऐसा सोच के देखो, सारा चार्ज बाहर है और बाहर कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है मान लो, तो अभी भी अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होनी चाहिए। तो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म इसलिए हुआ क्योंकि हर चार्ज जो कि बाहर है वो जो भी फील्ड सेंटर पे बनाने की या किसी भी पॉइंट पे बनाने की कोशिश कर रहा हो, उसके ऑपोजिट वाला चार्ज उस फील्ड को क्या कर सके, कैंसल आउट कर सके। इसलिए कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ, यूनिफॉर्मली। लेकिन अगर शेप ही इररेगुलर है तो हर जगह पे फील्ड को जीरो करने के लिए हम ये याद रखते हैं कि चार्ज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है कि चार्ज डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाए रेडियस ऑफ कर्वेचर के, यानी जिस जगह पे जितना ज्यादा रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा उस जगह पे चार्ज डेंसिटी उतनी ही कम होगी। अब हम जानते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कर्वेचर से, ठीक है ना। जैसे मैं अगर बोलूं कि इस तरह का कुछ शेप है और ये पॉइंट है हमारा ए और ये पॉइंट है हमारा बी, तो कहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा होगा, तो आप देख सकते हो जो ए पॉइंट है वो किसी सर्कल का पार्ट होगा, वो सर्कल इतना बड़ा होगा, जबकि बी जो पॉइंट है वो किसी सर्कल का पार्ट होगा, वो इतना बड़ा होगा। तो हम सीधे सीधे क्या कह सकते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए इज लेस देन रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ बी। इसका कर्वेचर ज्यादा था, देख सकते हो ज्यादा कर्व्ड ये है, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसा हुआ, कम। इसका कर्वेचर कम है तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हुआ कैसा, ज्यादा। या आपको तो याद रखना है सीधे सीधे कि सिग्मा जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर के। तो इस ऑब्जेक्ट के लिए अगर मैं बोलूं कि ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, तो फिर हम क्या कह सकते हैं, कहां पर सिग्मा ज्यादा होगा। यहाँ पे अगर मैं बोल दूं सिग्मा ए है, यहाँ पर बोल दूं सिग्मा बी है, तो आप देख सकते हो कि कर्वेचर ज्यादा कहां पे है, इस जगह पे। या फिर आप क्या कह सकते हो, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, कम। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इज लेस देन रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ बी, सो सिग्मा ऑफ ए इज ग्रेटर देन सिग्मा ऑफ बी। किसी को कोई डाउट इसमें? पीडीएफ में भी दिख रहा होगा, द चार्ज डेंसिटी इज ग्रेटर एट द सरफेस हैविंग लोअर रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है ना। आगे एक चीज लिखी हुई है, इंडक्टर्स कैन नॉट क्रिएट पोलैरिटी सो कैन नॉट कैंसिल द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इंडक्टर्स में तो क्या होगा, इंडक्टर्स तो बिल्कुल भी पोलैरिटी डेवलप कर ही नहीं सकते, ठीक है ना। सॉरी, इंसुलेटर्स लिखना चाहता हूँ, मैंने इंडक्टर्स लिख दिया। इंसुलेटर्स जो होते हैं वो बिल्कुल भी क्या नहीं क्रिएट कर सकते, पोलैरिटी क्रिएट नहीं कर सकते, तो फिर वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल आउट भी नहीं कर सकते, ठीक है। इंसुलेटर्स की अगर हम बात करें, हाँ, तो अब वापस आ जाते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस पे। इस पे क्वेश्चन इस तरह के आते हैं, एचसीवी के क्वेश्चन है ये। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर शोन, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन। आपको इक्विपोटेंशियल सरफेसेस दिखाए गए हैं और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बताना है इस रीजन में कितना होगा, ठीक है। इसमें पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें 3 इक्विपोटेंशियल सरफेस दिखाए गए हैं इस तरह से। सरफेस बेसिकली लाइन से शो किए गए हैं जो कि प्लेन होंगे बुक के अंदर जाते हुए, ठीक है ना। तीनों ही 37 डिग्री बना रहे हैं हॉरिजॉन्टल के साथ। इस पूरे सरफेस का पोटेंशियल 10 वोल्ट बोला गया है, इस पूरे सरफेस का पोटेंशियल 20 वोल्ट बोला गया है और उसका पूरा पोटेंशियल 30 वोल्ट बोला गया है। ये दूरी 2 मीटर दी गई है, ये दूरी भी 2 मीटर दी गई है। आपको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है, ठीक है ना। और अगर मैं इसे आई कैप बोल दूं
तो आप डायरेक्शन भी बताइए दो, डायरेक्शन क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की इस क्वेश्चन के लिए, ए पार्ट के लिए। ट्वेंटी आई कैप, अभिरूप तुम बता रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड, 20 आई कैप सही नहीं है ये आंसर। डायरेक्शन 127 डिग्री हर्ष ने बताया। ठीक है, तो इसके लिए याद क्या क्या रखना है आपको, दो चीजें पता होनी चाहिए। पहली चीज क्या है, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलते हो, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चलते हो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता रहता है, डिक्रीज होता रहता है। ठीक है, और दूसरी चीज कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होती है किससे, इक्विपोटेंशियल सरफेस से। कुणाल का आंसर 50/3 आ गया। ठीक है, तो अगर नहीं हो पा रहा है तो मैं करके बताता हूँ। सबसे पहली चीज तो अगर आप देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इनके परपेंडिकुलर बनने वाली है, तो ये 37 डिग्री बना रहे हैं आई कैप के साथ, तो इनसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन तो कौन सी हो गई, ये डायरेक्शन। अब इसमें या तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जाती हुई हो सकती है या इस तरफ जाती हुई हो सकती है। हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलने पर पोटेंशियल क्या होता जाना चाहिए, डिक्रीज होता जाना चाहिए। तो 30, 20, 10 इस तरफ डिक्रीज हो रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ होनी चाहिए। इसी को एक्सटेंड करके देख लेते हैं। ठीक है, तो ये एंगल हमें कितना मिल जाएगा, ये परपेंडिकुलर है तो ये एंगल कितना हो गया 53 डिग्री, तो ये एंगल आपका कितना हो गया 37 डिग्री। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ अगर आप एंगल देखो तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ पूरा एंगल जो हो जाएगा 90 + 37 यानी कि 127 डिग्री बना रही होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बात आती है मैग्नीट्यूड की, तो इसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, हमें एक चीज पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वैसे तो फॉर्मूला होता है डेल्टा वी इज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो तो डेल्टा वी हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, जिसमें हमें याद रखना है कि डी जो डिस्टेंस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होना चाहिए, सेपरेशन कितना आप चले हो। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में देखा जाए तो हम देख सकते हैं 30 - 20 यानी कि 10 वोल्ट का अंतर है, और ये इक्वल होना चाहिए ई इंटू इनके बीच का सेपरेशन। आप 2 मीटर नहीं लोगे, आप 2 मीटर का वो कंपोनेंट लोगे जो कि इस लेंथ के अलोंग हो, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अलोंग हो। तो हम देख सकते हैं उसकी वैल्यू कितनी होगी 2 sin 37 डिग्री, तो 2 × sin 37 डिग्री। यहाँ से ई की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, ई की वैल्यू मिल जाएगी 10/2 × sin 37 डिग्री हो जाएगा 3/5, यानी कि मिल गया कितना 25/3 न्यूटन पर कूलम। ये आंसर आ जाएगा पहले पार्ट का। समझ आया मैंने क्या किया, पहले मैंने डायरेक्शन पता कर ली और दूसरी बार में क्या कर दिया गया, आपने बस इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस कर दिया, क्योंकि कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, पर्टिकुलर डिस्टेंस चलने के बाद ही सेम अमाउंट में पोटेंशियल का डिफरेंस आ रहा है, और बस डिस्टेंस जो आपको मल्टीप्लाई करना है वो अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए। बी पार्ट ट्राई करो, बी पार्ट में कर्व इक्विपोटेंशियल सरफेस दिए हुए हैं। इसका एंगल हो जाएगा 127 डिग्री विद आई कैप एवी की डायरेक्शन से।
बी का आंसर आया किसी का? डायरेक्शन रेडियली इनवर्ड सही है बिल्कुल। ठीक है ना, तो आप देख सकते हो क्योंकि कर्व्ड है, सर्कुलर पार्ट्स है, तो इनके परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी वो इस तरह से होगी, हर जगह पे अलग आएगी डायरेक्शन, तो उसे हम बोल सकते हैं रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन है। और अब आप देख सकते हो कि दो सरफेसेस के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 20 - 5। ये इक्वल होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सेपरेशन, तो किन्हीं भी दो पॉइंट्स का अगर आप ले लोगे इन दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो कितना आ जाएगा, ये दिया हुआ है 2, ये दिया हुआ है 4 और ये दिया हुआ है 6, यानी कि 2-2 सेंटीमीटर की दूरी है। ठीक है ना, तो आप लिख सकते हो इसे 2 × 10⁻²। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी यहाँ से, 15/2 × 10⁻² न्यूटन पर कूलम। ठीक है ना, यानी 750 न्यूटन पर कूलम बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिल जाएगी। कोई डाउट किसी को बी पार्ट में? बी पार्ट में कोई डाउट नहीं है? अगला क्वेश्चन ट्राई करो। इसमें बोला गया है फाइंड द वर्क डन टू मूव अ चार्ज पार्टिकल बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एज शोन, ऑल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स डायरेक्शन। सेम क्वेश्चन है उसी तरह का। ठीक है ना, बस यहाँ पे ये बोला गया है कि आपको वर्क डन बताना है, पार्टिकल को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाने में कितना करना पड़ा होगा तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच में, और आपको मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और उसकी डायरेक्शन भी बतानी है। चार्ज दिया हुआ है, ए से बी लेके जा रहे हैं, डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ भी दी हुई है। सेपरेशन 1-1 सेंटीमीटर का है। टू इंटू 10⁻², क्यों आया अयान तुम्हारा डाउट पिछले क्वेश्चन में? तो क्योंकि वो दूरी जो दी गई है वो सेंटीमीटर में दी गई है और आपको ऐसा ही यूनिट में पुट करना है। ठीक है ना, तो मीटर में पुट करने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है ना, सब कुछ ऐसा ही यूनिट में पुट करना होता है। तो एक आंसर है 500 मेकिंग 143 डिग्री विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इसमें वर्क डन बताना है हमें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बताने। वैसे पूछा गया है ऑल्सो फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड 500 आ चुका है, अब बस आपको वर्क डन निकालना है।
किसी और का आंसर आ रहा है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का सभी लोग 143 डिग्री बोल रहे हैं। और सबसे इजी तो वर्क डन निकालना है। वर्क डन बेसिकली क्या हो जाता है? वर्क डन हो जाएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाता है? चार्ज, ठीक है, नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाता है? नेगेटिव ऑफ चार्ज इनटू चेंज इन पोटेंशियल। यानी हो गया नेगेटिव ऑफ चार्ज इनटू चेंज इन पोटेंशियल, क्या हो जाएगा? फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, यानी बी का पोटेंशियल माइनस ए का पोटेंशियल। माइनस साइन को अंदर भेज दो, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलेगा Q इंटू वी ए माइनस वी बी। इसमें पुट कर देते हैं, तो वर्क डन जो आया इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कितना हो जाएगा? अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं, चार्ज जो कि हमें दिया हुआ है 10 टू द पावर माइनस 6, वी ए जो कि हमें पता है 6 वोल्ट है, माइनस वी बी जो कि है 10 वोल्ट, तो वो मिलेगा -4 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 जूल। ये हो गया वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना? तो ये तो था हमारा पहला पार्ट। दूसरे पार्ट में पूछा गया आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी कैलकुलेट करनी है। तो पहली चीज तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होनी चाहिए? इससे परपेंडिकुलर होनी चाहिए। इस 30 डिग्री का कोई यूज आया क्या उसमें वर्क डन में? नहीं, क्योंकि आप किसी भी रास्ते से लेके जाओ, वर्क डन बेसिकली इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, और वहां का पोटेंशियल फिक्स है, ठीक है, तो उससे नहीं फर्क पड़ा। खैर, अब हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो इससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन देख लेता हूँ कुछ। ये डायरेक्शन अब एक इस तरफ हो सकती है या फिर ऊपर की तरफ जाती हुई हो सकती है। हम देख सकते हैं इस डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, और हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरफ आने वाली है। इसे मैं कह सकता हूँ E। ये एंगल कितना हो जाएगा? हम देख सकते हैं ये एंगल हो गया 37 डिग्री, ठीक है ना? तो ये एंगल फिर से क्या हो गया? 53 डिग्री। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बेसिकली अगर यहां से देखा जाए तो ये एंगल हमें पता चल चुका है 53 डिग्री। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं क्या कह सकता हूँ? इलेक्ट्रिक फील्ड पहले डायरेक्शन तो हो जाएगी 53 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, या 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, ठीक है ना? और आप लिख सकते हो 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, ठीक है ना? अब हम मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर बेसिकली डेल्टा वी बराबर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिल जाएगी डेल्टा वी बाय डिस्टेंस। डेल्टा वी चेंज इन पोटेंशियल कितना हो रहा है? किन्हीं भी दो सरफेस को आप लेते हो तो 4 वोल्ट का अंतर आ रहा है, अपॉन इनके बीच का सेपरेशन क्या है? ये वाला सेपरेशन चाहिए आपको, तो हो जाएगा 1 साइन 53 डिग्री, यानी कि 1 साइन 53 डिग्री, वो क्या हो जाता है 4/5। तो ये हमें कितना मिल गया इलेक्ट्रिक फील्ड? यहां से 5 न्यूटन पर कूलम। किसी को डाउट इसमें? और ये हो गई उसकी डायरेक्शन। 1 को बस आपको किसमें बदलना होगा? 1 सेकेंड। इस सेंटीमीटर में था, मीटर में बदलेंगे तो क्या कर देंगे? इंटू 10⁻⁻², तो ये बेसिकली 400 हो गया, 500 आ जाएगा हमारे पास, 500 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। तो मैं बोल रहा था कि ये जो कंडक्टर है ये अपने ऊपर चार्ज को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा कि फाइनली इन तीनों की वजह से अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आए वो कितनी आ जाए? 0 आ जाए, ठीक है ना? तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से होता है। अब हम बात करें, ये तो हो गया आइसोलेटेड के लिए, ठीक है। किसी का डाउट है Q1 बराबर Q2 ओनली इफ प्लेट्स आर पैरेलल टू ईच अदर? बेसिकली ये प्लेट्स नहीं है, ये एक ही प्लेट है जिसकी दो सरफेस क्या है? आपस में एक दूसरे से पैरेलल है। अगर दोनों सरफेस आपस में पैरेलल है तो फिर हम कह देते हैं कि चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, अगर वो आइसोलेटेड है तो। अगर उस सिंगल प्लेट के पास आप कोई और चार्ज लाके रख देते हो तो फिर वो इक्वल
नहीं भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है आपने चार्ज कितनी दूरी पे रखा है, कितना रखा है, पॉजिटिव रखा है, नेगेटिव रखा है, वो सब हम आगे देखेंगे। तो अभी तो सिर्फ ये समझ आया है कि अगर आइसोलेटेड है प्लेट, अगर अकेली है तो चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, लेकिन अगर उस स्पेस के अंदर कोई और चार्ज एंटर कर जाए तो वो इक्वल नहीं भी हो सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अगर दो प्लेट्स को एक दूसरे से फेसिंग रख दिया जाए, तो अगर आपने दो प्लेट्स को एक दूसरे से फेसिंग रखा है तो फिर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा हर सरफेस पर। बेसिकली हमें हर एक सरफेस पर नेट चार्ज बताना है प्लेट के। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे एग्जांपल में ले लेता हूं कि एक प्लेट है और उसके पास एक दूसरी प्लेट है। ठीक है ना, एक प्लेट को मैं बोल देता हूं कि इस पे चार्ज है Q1 और इस पे चार्ज है Q2। तो हमें चार्ज मिल चुका है Q1 और Q2। प्लेट्स का एरिया मैं बोल देता हूं A है एरिया ऑफ प्लेट्स। ठीक है ना, अब अगर हमसे पूछा जाए कि इसके कितने टोटल सरफेसेस हमें कितने दिख रहे हैं, चार सरफेसेस दिख रहे हैं। ठीक है ना, तो इसके अलग अलग सरफेसेस पे जैसे मैं बोल दूं इसका नाम P है सरफेस का, इसका Q, R और S। तो इन चारों सरफेस पर कितना कितना चार्ज होगा जब ये इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। तो हमने दो प्लेट्स लिए हैं, उन्हें पास पास रख दिया है, दोनों ही इनफाइनाइटली लार्ज प्लेट्स माननी है, एरिया यहाँ पे A प्लेट्स का लेना है। ठीक है, अब ऐसा सोच के देखो कि अगर मैं दो पॉइंट्स उठा लूं, एक पॉइंट तो इस प्लेट के अंदर A और एक पॉइंट इस प्लेट के अंदर B, तो क्योंकि दोनों ही पॉइंट्स कंडक्टर के अंदर लाई कर रहे हैं, तो मैं कह सकता हूं कि E net at A this must be equal to E net at B and this must be equal to 0। क्यों हो जाना चाहिए 0? क्योंकि ये कंडक्टर के अंदर लाई कर रहे हैं। तो अब बड़ा सिंपल है, हम यही मान लेते हैं कि चार्ज किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, कुछ इस तरह से। पहली चीज तो मान लो कि यहाँ पे चार्ज आया है कितना, Q1 या Q स्मॉल q चार्ज मान लेता हूं मैं, इस सरफेस पे आया है Q1। ठीक है ना, और यहाँ पे चार्ज आया है मैं मान लेता हूं Q2। यहाँ पे चार्ज आएगा कितना, आप देख सकते हो। एक चीज हमें पता है कि यहाँ पे अगर चार्ज आया है Q2 तो उसके ऑपोजिट में कितना चार्ज इंड्यूस होके रह सकता है। तो हम देखेंगे उसके ऑपोजिट में कितना चार्ज इंड्यूस होके रह सकता है, बोलो। आप देख सकते हो उधर चार्ज कितना आ जाएगा, या फिर इधर मान लेते हैं Q माइनस Q1 और यहाँ कुछ रैंडम चार्ज मान लो Q2। अभी अगर ये भी नहीं पता है कि इक्वल और ऑपोजिट आता है तो फिर यहाँ पे मान लेते हैं हम Q2 और यहाँ पे आ जाएगा कितना, Q2 माइनस Q2 स्मॉल Q2। तो ये हो गए चार्जेस जो हमने अलग अलग मान लिए हैं अलग अलग फेसेस के ऊपर। अब ऐसा सोच के देखो कि इस पॉइंट के लिए, अगर ए पॉइंट के लिए मैं बात करूं, ये हो गया आपका पॉइंट ए, तो उसके लिए एक प्लेट तो इस तरफ है। ठीक है ना, जिसपे चार्ज है कितना Q1। एक प्लेट इस तरफ है जिसपे चार्ज है Q1 माइनस Q1, कैपिटल Q1 माइनस स्मॉल Q1। ठीक है, ये चार्ज भी पॉजिटिव है। एक और प्लेट है उसके पास में जिसके ऊपर चार्ज है Q2। एक और प्लेट है उसके पास में जिसके ऊपर चार्ज है कैपिटल Q2 माइनस स्मॉल Q2। और ये सारी चार्जेस हमने कैसे मान लिए हैं, पॉजिटिव। तो मैं कह सकता हूं कि ए के ऊपर जो नेट फील्ड आएगी इस Q1 की वजह से, तो किधर आएगी फील्ड, आप देख सकते हो इस Q1 की वजह से ए पॉइंट पे जो फील्ड आएगी वो किधर आएगी, इस तरफ। ठीक है ना, उसे मैं बोल देता हूं EP, P सरफेस की वजह से आई, नाम भी दे देते हैं ना, ये था P, ये है हमारा Q, ये है R और ये है S। ठीक है ना, तो ये हो गई EP। Q की वजह से किधर आएगी, इधर। R की वजह से, R की वजह से भी इधर, और S की वजह से, S की वजह से भी इधर। तो इन तीनों की वजह से नेट फील्ड जो आ रही है वो किधर आ रही है, लेफ्ट की तरफ आ रही है। अब नेट फील्ड ए पॉइंट पे कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो मैं क्या कह सकता हूं कि फॉर ए EP दिस मस्ट बी इक्वल टू EQ प्लस ER प्लस ES। ठीक है ना, तो EP को मैं क्या कह सकता हूं, P की जो फील्ड होगी वो हो जाएगी सिग्मा, इसका हो गया Q1 बाय A, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये इक्वल हो जाना चाहिए, इन्हीं की वैल्यूज में लिख देता हूं, Q1 माइनस Q1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस Q2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस Q2 माइनस Q2 बाय 2A एप्सिलॉन नॉट।
ठीक है ना, ये हमें मिल गई पहली इक्वेशन। सिमिलरली अगर आप बी के लिए लिखना चाहो, जो बी पॉइंट है, अगर हम देखें जो हमने पॉइंट यहाँ पे बी लिया होगा, तो उसके लिए दो सरफेस तो लेफ्ट में, सॉरी तीन सरफेस लेफ्ट में और एक सरफेस कहाँ पे है, राइट में। तो इसको अगर फिर से लिखा जाए तो हम क्या लिख सकते हैं, अगर आप बी पॉइंट को देखो तो बी पॉइंट के लेफ्ट में, बी पॉइंट कुछ यहाँ पे है, ठीक है ना, तो उसके लिए ये तीनों तो प्रोड्यूस करेंगे राइट में, और ये वाला एस जो सरफेस है वो प्रोड्यूस करेगा लेफ्ट में। तो आप कह सकते हो एस की जो फील्ड है वो इक्वल होना चाहिए ई पी प्लस ई क्यू प्लस ई आर। एस की वजह से मैं लिख सकता हूं, उसके ऊपर चार्ज है Q2 माइनस Q2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये इक्वल होना चाहिए Q1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस Q2, सॉरी Q1 माइनस Q1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस Q2 बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास आ गई दूसरी इक्वेशन, ठीक है ना। हमारे पास दो अननोन है और दो इक्वेशन। यहां से अगर आप सॉल्व करते हो, ठीक है, तो मैं पहले ही कर चुका हूं, जो रिजल्ट हमें मिलता है वो हमें मिल जाता है कि Q1 की वैल्यू जो होगी वो इक्वल होगी Q1 प्लस Q2 बाई 2, ठीक है ना। यानी कि जो आपको चार्ज मिलेगा Q1, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, Q1 प्लस Q2 बाय 2। और सिमिलरली अगर आप देखोगे, यहाँ पर मैंने कर भी रखा है पीडीएफ में कैलकुलेट, ठीक है ना, Q1 की वैल्यू ये हमें मिलती है और Q2 की वैल्यू में हमें क्या मिल जाती है, Q1 प्लस Q2 बाय 2, ठीक है ना। तो ये हो गया रिजल्ट। ये हमने किसके लिए निकाला है, दो प्लेट्स के लिए निकाला है। तो अब याद क्या रखना है तुम्हें, ये तो हो गया तरीका, आपने डिराइव किस तरह से किया। मैंने एक प्लेट के अंदर एक पॉइंट ले लिया और दूसरी प्लेट के अंदर एक और पॉइंट ले लिया, फिर जो चार सरफेसेस थे उन्हें चार्ज इनफाइनेटली लार्ज शीट की तरह ट्रीट कर लिया। फिर बस ये देख लिया कि हर पॉइंट के लेफ्ट में कितनी शीट्स हैं और पॉइंट के राइट में कितनी शीट्स हैं। लेफ्ट वाली शीट्स क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड बनाती हैं राइट में, और राइट वाली शीट्स क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है वो फील्ड बनाती है लेफ्ट में। इससे हमने नेट फील्ड को क्या कर दिया, कंडक्टर के अंदर जीरो, क्योंकि ये कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी। वहां से हमें रिजल्ट ये मिला है। आपको याद क्या रखना है, अब याद हमें ये रखना है कि जब भी आप दो प्लेट्स को फेसिंग रखोगे एक दूसरे से, कंडक्टिंग प्लेट से, मान लो इस पे Q1 चार्ज है, इस पे Q2 चार्ज है, तो उनकी जो आउटर मोस्ट सरफेस होती हैं उन पे इक्वल चार्ज आएगा, और वो होगा इक्वल टू समेशन ऑफ चार्जेस ऑन बोथ द प्लेट्स, यानी कि टोटल चार्ज का हाफ, और इस तरफ भी आएगा टोटल चार्ज का हाफ, ठीक है ना। उसके बाद बस आपको ये याद रखना है कि बचा हुआ Q1 में से, टोटल चार्ज का हाफ तो यहां आ चुका है, तो Q1 में से जितना भी बचा हुआ चार्ज होगा वो इस सरफेस के ऊपर आएगा, और वो अगर पॉजिटिव आया है तो उतना ही इक्वल और ऑपोजिट नेगेटिव चार्ज उसके फेसिंग सरफेस के ऊपर आएगा, ठीक है ना, क्योंकि वो उतना ही चार्ज इंड्यूस करता है। आप निकाल के भी देख सकते हो, वही वैल्यू आएगी यहाँ पे। जैसे मैं एक एग्जांपल लूं इसको समझने के लिए, ठीक है, हम मान लेते हैं कि दो प्लेट्स हैं, एक पे है 2 कूलम 2Q चार्ज और एक पे है 4Q चार्ज। फाइनली पूछा जाए हर सरफेस पे कितना चार्ज आएगा, तो इसकी जो आउटर मोस्ट सरफेस है उस पे चार्ज होगा टोटल चार्ज का हाफ। टोटल चार्ज कितना है भाई, 6Q, तो 6Q का हाफ कितना हो गया, 3Q, और यहाँ पे भी कितना आएगा, 3Q। ये तो आपको बिना सोचे लिख देना है, क्योंकि ये इसलिए आया है ताकि अंदर वाले पॉइंट्स पे फील्ड क्या हो सके, जीरो हो सके। अब ऐसा सोचो कि 2Q में से 3Q बाहर चला गया तो अंदर कितना बचा होगा, इस सरफेस पे बचा होगा -Q, क्योंकि इनको जोड़ के क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो 3Q माइनस Q क्या हो जाएगा, 2Q। यहां है -Q। अब सोचो 4Q में से 3Q बाहर चला गया तो अंदर कितना बचा, अंदर बचा +Q। आप देखो ये इक्वल एंड ऑपोजिट अपने आप आ गए, ठीक है, तो सोचना भी नहीं है। तो मैं फिर से बता रहा हूँ, रिजल्ट बेसिकली आपको क्या याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है ये। आपके पास कितनी भी प्लेट्स हो, ठीक है ना, अब चाहो तो सबके लिए करके देख सकते हो, पर फालतू टाइम वेस्ट होगा, तो हम बस रिजल्ट याद रख लेंगे जैसे हमने दो प्लेट्स के लिए किया है। रिजल्ट क्या हो गया कि अगर आपके पास कितनी भी नंबर ऑफ प्लेट्स हैं जो कि एक दूसरे को फेस करते हुए रखी गई हैं, तो उनकी आउटर मोस्ट सरफेस पे जो चार्ज आता है वो उन सभी के चार्ज के समेशन का हाफ होता है, ठीक है ना। जैसे कि पीडीएफ में आपको दिख सकता है,
फिर मैं यहाँ भी बता देता हूँ। मान लो कि हमारे पास प्लेट्स हैं, ठीक है, इस पे चार्ज है Q1, इस पे Q2, इस पे Q3, इस पे Q4। तो एक चीज तो हमें श्योरली पता है कि जो प्लेट्स के आउटर मोस्ट सरफेस हैं, वो भी सबसे आउटर मोस्ट प्लेट्स के, उन पे जो चार्ज होगा वो सारे चार्जेस के समेशन का हाफ होगा। ठीक है ना। और बाकी फिर हम किस तरह से देख लेंगे, Q1 में से बचा हुआ चार्ज यहाँ, उसका इक्वलेंट ऑपोजिट यहाँ, फिर उसका बचा हुआ चार्ज यहाँ, फिर इक्वलेंट ऑपोजिट यहाँ, फिर बचा हुआ चार्ज यहाँ और इक्वलेंट ऑपोजिट यहाँ। समझ आ रहा है क्या किया हमने? इस तरह से आप फेसिंग प्लेट्स में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करते हो। ठीक है ना। एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए। ठीक, मान लो कि 4 प्लेट्स दी हुई हैं इस तरह से। तो एक तो आपको पीडीएफ में दिख ही रहा होगा क्वेश्चन, मैं यहाँ पे दूसरा डेटा ले लेता हूँ ताकि पता लग जाए कि आंसर सेम ही आता है। यहाँ पे अगर मैं ले लेता हूँ 3Q, यहाँ पे ले लो 4Q, ठीक है ना, यहाँ पे ले लो 3Q और यहाँ पे ले लो -2Q। ये है चार्जेस। हमें बताना है फाइनली हर फेस पे कितना चार्ज आएगा। तो अब पहले तो आप निकाल लो टोटल चार्ज कितना है। तो वो हो गया 3 और 4 7 और 3 10 -2 8। तो आउटर मोस्ट सरफेस पे जो चार्ज होगा वो होगा 8Q/2 यानी कि 4Q, और इस पे भी जो चार्ज होगा वो होगा 4Q। अब क्योंकि यहाँ टोटल चार्ज था 3Q, जिसमें से 4Q लेफ्ट साइड चला गया, तो राइट में कितना बचेगा, -Q। अगर यहाँ -Q है तो इक्वलेंट ऑपोजिट यहाँ क्या हुआ, +Q। अगर इस सरफेस पे +Q हो गया है और टोटल चार्ज 4Q था, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 3Q। ठीक है। अगर यहाँ 3Q है तो उसका इक्वलेंट ऑपोजिट कितना होगा, -3Q। यहां -3Q जा चुका है, टोटल चार्ज +3Q है, तो यहां कितना होगा, 6Q। यहां 6Q है तो इक्वलेंट ऑपोजिट यहां कितना होगा, -6Q। -6Q में से -2Q में से -6Q यहां गया है, तो यहां कितना होना चाहिए था, +4Q। देख रहे हो, वेरीफाई भी हो गया, यहाँ पे +4Q ही होना चाहिए था। कोई डाउट किसी को, किस तरह से हम चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? कोई डाउट? ठीक है, अगर डाउट नहीं है तो क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई करो। 3 प्लेट्स दी गई हैं, बीच वाली प्लेट B जो है वो न्यूट्रल है, लेफ्ट वाली प्लेट पे Q है, C प्लेट पे 3Q है। ठीक है, आपको सारे फेसेस पे चार्ज लिख देने। अब अपनी कॉपी में लिख लो, मैं यहाँ पे सॉल्यूशन लिख दूंगा। सभी लोगों ने शायद पहला पार्ट कर लिया होगा। ठीक है, तो टोटल चार्ज देख लेता हूँ पहले में कितना हुआ। ये हो गया 3 + 1 4Q। 4Q का हाफ कितना होगा, 2Q। तो यहाँ पे होगा 2Q और यहाँ पे भी होगा 2Q। अब Q में से 2Q यहाँ गया है, तो यहाँ कितना होना चाहिए, -Q। यहाँ -Q, तो यहाँ कितना होना चाहिए, +Q। टोटल चार्ज 0 होना चाहिए इस प्लेट पे, यहाँ +Q तो यहाँ क्या होना चाहिए, -Q। यहाँ -Q तो यहाँ क्या होना चाहिए, +Q। और देख लो +2Q बाहर है, टोटल 3Q होना चाहिए। मैच भी हो रहा है। ठीक है ना, काफी लोगों का आ गया। सिंपल है, बस हमें एक चीज याद रखनी है कि आउटर मोस्ट प्लेट्स पे टोटल चार्ज का हाफ होगा। सिमिलरली बी प्लेट पे जल्दी से लिख लो। यहाँ पे 3Q दिया हुआ है, -4Q, 2Q और -Q।
आउटर मोस्ट पे कितना आएगा। तो ये हो गया -5q और +5q। बेसिकली टोटल चार्ज पॉजिटिव जितना है उतना ही नेगेटिव है, तो आउटर मोस्ट पे 0/2 यानी कि 0। तो यहाँ चार्ज है 0 और यहाँ भी चार्ज है 0। तो यहाँ कितना होगा +3q, तो यहाँ होगा -3q, तो यहाँ होगा -q, तो यहाँ होगा +q, तो यहाँ होगा +q, और यहाँ होगा -q। सब कुछ वेरीफाई भी हो रहा है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ सभी का हो रहा हो। अगर किसी का नहीं हो रहा है तो डाउट पूछ लेना प्लीज। वैसे इसमें पूछने लायक कुछ है नहीं, एक ट्रिक टाइप है जो याद रखनी है बस। ठीक है, यहाँ -q, यहाँ -2q, यहाँ -q हो गया -4q। तो आउटर मोस्ट क्या हो गया हमारा -4q/2 यानी कि -2q। यहाँ हो गया -2q, -q में से -2q यहाँ चला गया था, यहाँ +q, यहाँ -q, तो यहाँ -q, तो यहाँ +q, और यहाँ +q है, तो ऑब्वियसली यहाँ क्या होगा -2q, जो कि हमें पहले से पता था। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन के तीनों पार्ट तो हो गए। ये हमें पता है कि अगर आपके फेसिंग प्लेट्स रखी हैं तो उनके ऊपर चार्ज इस तरह से इंड्यूस्ड हो जाता है। ठीक है, इसी पे बेस्ड आगे क्वेश्चन है जहां आपको पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स बताना है, VA - VB और VB - VC। ठीक है ना, चार्जेस दिए हुए हैं। देखो अगर निकाल सकते हो क्या, ए पार्ट में 3 प्लेट्स दिए, आपको ए और बी का डिफरेंस बताना है पोटेंशियल का, और बी और सी का डिफरेंस बताना है पोटेंशियल का। क्योंकि ऑब्वियसली इनके फेसेस पर अगर चार्ज हैं तो इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी ही। ठीक है, जल्दी से आंसर बताओ, ये पार्ट का क्या आएगा। प्लेट्स का एरिया ए लेना है, एरिया ऑफ प्लेट्स को कैपिटल ए बोल सकते हो। हर प्लेट के हर सरफेस का एरिया कैपिटल ए है। पहले मैं चार्जेस निकाल लेता हूँ आउटरमोस्ट सरफेस पर। ठीक है ना, तो वो हो गए 4q/2 यानी कि 2q। हाँ, किसी ने रुद्रायण ने आंसर दिया है, a - b होगा सिग्मा d/2ε0, सिग्मा q/a है। ठीक है, आप q के टर्म्स में दे दो आंसर, नहीं तो ठीक। और विरूप का है 2 सिग्मा d/ε0। देख लेते हैं। तो यहाँ पे चार्ज हमें पता है कितना आएगा 2q, और यहाँ पे भी चार्ज कितना आएगा 2q। अब देख लो, इस पे चार्ज दिया हुआ था आपको q, इस पे -q और इस पे 4q। तो 2q इधर है, यहाँ होगा -q, यहाँ होगा आपका +q। ठीक है ना, टोटल यहाँ पे -q है, यहाँ पे कितना हो जाएगा -2q, यहाँ पे हो गया +2q, टोटल 4q था। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली एक इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं बोल देता हूँ E1 है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड
E2 है, तो E1 बनाई किस किसने होगी? एक तो ये वाली प्लेट जो शीट की तरह काम कर रही है उसने फील्ड यहाँ पे बनाई है, ठीक है ना, और एक यहाँ पे जो शीट है उसने बनाई है, हम ये कह सकते हैं। तो बेसिकली E1 की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी Q, आप देख सकते हो, ठीक है ना, दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड के साथ लिख देता हूं मैं, Q बाय 2a एप्सिलॉन नॉट प्लस इसकी वजह से Q बाय 2a एप्सिलॉन नॉट, यानी कि Q बाय a एप्सिलॉन नॉट। और यही होता है पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V ए बी, अगर मैं बोलूं तो वो हो जाएगा E1 इंटू टी, यानी QD बाय a एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया पहले वाले का आंसर। जबकि सेकंड वाले में अगर देखा जाए तो सेकंड वाले में E2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? E2 की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे चार्ज कितना है? 2Q, तो यहाँ का सिग्मा कितना हो जाएगा? यहाँ का सिग्मा हो जाएगा 2Q बाय ए, ठीक है ना, तो 2Q बाय ए, ये हो गया सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये इसकी वजह से, और सिमिलरली इसकी वजह से भी सेम ही होगी। बेसिकली आप हमेशा डबल कर सकते हो, इसकी वजह से जो राइट की तरफ, क्योंकि वो पॉजिटिव है, और ये सॉरी ये नेगेटिव है, तो वो इस तरफ बनाएगा, ठीक है ना। तो फील्ड कितनी होगी? सिग्मा 2Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट, एक की, और दूसरे की भी 2Q बाय ए बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया? 2QA बाय एप्सिलॉन नॉट। यहीं से हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा, डेल्टा V BC हो गया 2QAD बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, मैंने शायद डायरेक्शन उल्टा बना दिया है दोनों में, ये लेफ्ट की तरफ बनेगा, पॉजिटिव वाला खुद से दूर और नेगेटिव वाला खुद के तरफ, ठीक है ना। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, काफी लोग बोल रहे हैं, थोड़ा हौच पौच हो गया। ठीक है, तो मेरे हिसाब से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तक तो किसी को कोई डाउट नहीं था, है ना। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तक तो आप देख सकते हो। डायरेक्शन वाला मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, देखो एक बार। तो ये रही हमारी प्लेट्स, एक ये रही, एक ये, और एक ये। आपको बस ये याद रखना है कि अगर कोई प्लेट है जिसकी सरफेस पे चार्ज है Q, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनाएगी उसकी वैल्यू होगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी इसका एरिया है अगर A, तो वो होगी Q बाय A, ये होता है सिग्मा, ठीक है ना, बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया था, तो आउटर मोस्ट सरफेस पे कितना चार्ज होगा पहले मैंने वो निकाला। तो बताया गया है कि यहाँ पे चार्ज है Q, यहाँ पे है -Q, और यहाँ पे है 4Q, ठीक है ना। तो यहाँ पे टोटल चार्ज कितना है? 4Q। तो आउटर मोस्ट पे जो चार्ज होगा वो होगा 4Q बाय 2, यानी कि 2Q। तो इसके आउटर मोस्ट पे चार्ज आया 2Q, इसके आउटर मोस्ट पे चार्ज आया 2Q। इस पे जो चार्ज आएगा वो कितना हो जाएगा? इस पे जो चार्ज आएगा वो हो जाएगा -Q, तो इस पे जो चार्ज आएगा वो हो जाएगा +Q। तो इस पे चार्ज आया -2Q, और इस पे चार्ज आया +2Q। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। यहाँ पे चार्ज जो आया है वो नेगेटिव है, यहाँ पे चार्ज जो आया है वो पॉजिटिव है। सिमिलरली यहाँ पे चार्ज जो है वो नेगेटिव है, और यहाँ पे चार्ज जो है वो पॉजिटिव है। तो ये जो नेगेटिव वाली फील्ड, नेगेटिव वाला चार्ज है, वो फील्ड किधर बनाएगा? क्या वो खुद की तरफ बनाएगा या खुद से दूर बनाएगा? तो हमें पता है कि नेगेटिव चार्जेस हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड खुद की तरफ बनाते हैं। तो इनकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे होगी, जिसे मैं नाम दे देता हूँ E1। तो इन पॉजिटिव वालों की वजह से किधर होगी? इनकी वजह से भी इधर होगी, जिसे मैं बोल देता हूँ E1। तो यहाँ पे कुछ आ जाएगी E1 नेट। दोनों पे मैंने सेम E1 क्यों लिख दिया? क्योंकि मुझे पता है दोनों की वैल्यू सेम ही आने वाली है, क्योंकि दोनों के लिए E1 की वैल्यू होगी, सिग्मा दोनों का सेम है, क्योंकि चार्ज दोनों पे क्या दिया हुआ है? एक पे बस -Q है, एक पे +Q है। तो अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो वो तो हो गया Q बाय A, ये हो गया सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो दोनों क्या होने वाले हैं? ऐड होने वाले हैं, ठीक है ना। तो आप E नेट 1 को क्या बोल सकते हो? वो जाएगा Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि Q बाय A एप्सिलॉन नॉट।
तो ये तो हो गई इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। सिमिलरली यहाँ पे ये नेगेटिव वाला कुछ फील्ड बनाएगा E2 अपनी तरफ, ये पॉजिटिव वाला, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, ये खुद से दूर बनाएगा कुछ E2, यहां से इनके बीच में हमें मिलेगी कुछ E2 नेट। तो E2 नेट को मैं क्या कह सकता हूँ, E2 नेट हो गया हमारा इस बार बस Q बाय A की जगह पे क्या हो जाएगा 2Q बाय A बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस 2Q बाय A बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये हमें मिल जाएगा 2Q बाय A एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। तो अब हमें एक चीज पता है, आप देख रहे हो फील्ड हमेशा कहां होती है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। पहले हमसे पूछा गया है VA माइनस VB, पहले बताओ ये क्वांटिटी पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। इनका नाम था A, इसका नाम था B और इसका नाम है C। क्योंकि फील्ड B से A की तरफ है, यानी B का पोटेंशियल A के पोटेंशियल से क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, तो VA माइनस VB नेगेटिव आना चाहिए, तो हम बस नेगेटिव लगा देंगे, ये हो गया नेगेटिव। अब वैल्यू कितनी होती है, तो मैग्नीट्यूड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू इनके बीच का डिस्टेंस, तो डिस्टेंस दिया होता है D और इलेक्ट्रिक फील्ड है E1, तो वो हो गया Q बाय A एप्सिलॉन नॉट इनटू D, ये हो गया हमारा पहला आंसर। सिमिलरली सेकंड पार्ट में पूछा है VB माइनस VC, तो आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड C से B की तरफ है, तो B फिर से क्या होगा, छोटा पोटेंशियल होगा, फिर से ये चीज नेगेटिव आएगी, माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड है 2Q बाय A एप्सिलॉन नॉट, और सेपरेशन अभी भी क्या है D, तो ये हो गया आंसर। कोई डाउट किसी को? अगर नहीं है सभी लोग बी पार्ट ट्राई करो। कुणाल ने सेकंड का आंसर दिया है 2QD बाय एप्सिलॉन नॉट A एप्सिलॉन नॉट और 6QD बाय A एप्सिलॉन नॉट। अभिनव तुम्हें शायद ये कंफ्यूजन हो रहा है कि टोटल चार्ज अपॉन टोटल नंबर ऑफ प्लेट्स करते हैं, नहीं, टोटल चार्ज अपॉन 2 ही करते हैं हमेशा, ठीक है। 4Q बाय 3 नहीं करेंगे उसे, 4Q बाय 2 ही करेंगे। कितनी भी प्लेट्स हो सबका चार्ज ऐड करके बाय 2, ये होता है आउटर मोस्ट सरफेस का चार्ज, ना कि समेशन ऑफ चार्जेस अपॉन नंबर ऑफ प्लेट्स। एवरेज नहीं निकालना हमें, ठीक है। हाफ होता है आउटर मोस्ट सरफेस पर टोटल चार्जेस का समेशन का। टू क्यू डी बाय ए, सभी का पहला वाला आ रहा है नेगेटिव साइन के साथ, ए एप्सिलॉन नॉट। कल कोई मुझसे पूछ भी रहा था, मैंने जो नोट्स अभी सेंड किए थे उसमें कुछ टॉपिक है जैसे पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी एक कोई टॉपिक था एनर्जी डेंसिटी, तो मैंने बाद में ऐड किया था, उसे मैं बाद में पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। वो पहले नहीं मिला था PDF में, तो मैंने ऐड करके बस सेंड किया, इसके बाद पढ़ा देंगे उसको, अगर किसी ने खोल के देखा होगा तो, ठीक है। तो आउटर मोस्ट पे पहले निकाल लेते हैं चार्ज। आउटर मोस्ट पे चार्ज हो जाएगा 2Q माइनस Q प्लस 5Q बाय 2, ठीक है ना, यानी कि वो कितना हो गया 3Q। तो 3Q चार्ज जो है वो आउटर मोस्ट सरफेसेस पे रहेगा, तो यहाँ पे हो गया 3Q, यहाँ पे भी चार्ज हो गया 3Q, तो यहाँ पे बचा माइनस Q, यहाँ पे हो गया आपका प्लस Q, यहाँ पे है प्लस Q, तो यहाँ पे होगा माइनस 2Q, यहाँ पे होगा प्लस 2Q, टोटल मिलके हो गया प्लस 5Q, ठीक है, सही किया हमने।
अब बस यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव है। तो यहाँ पे तो आएगा E1 कुछ इस तरह से, सॉरी उल्टा बना दिया फिर से, इस तरफ आएगा E1 और E2 भी आएगा इस तरफ E2। E1 की वैल्यू में लिख लेता हूँ। E1 क्या हो जाएगा, तो यहाँ Q है, बस आपको डबल करना है, दोनों की डायरेक्शन सेम ही आने वाली, अब हम समझ गए। तो उसे मैं कह सकता हूँ E1 नेट जो आने वाला है वो हो जाएगा Q बाय 2A एप्सिलॉन नॉट प्लस Q बाय 2A एप्सिलॉन नॉट, यानी कि Q बाय A एप्सिलॉन नॉट, ये आपको मिल गया है E1 नेट। सिमिलरली E2 नेट की अगर बात की जाए तो वो हो जाएगा 2Q बाय 2A एप्सिलॉन नॉट प्लस 2Q बाय 2A एप्सिलॉन नॉट, यानी कि 2Q बाय A एप्सिलॉन नॉट। ये हो चुकी है फील्ड्स, ठीक है ना। अब हम बात करें अगर A माइनस B की, BA माइनस VB अगर कैलकुलेट करना है, BA माइनस VB, तो आप देखो फील्ड जो है वो B से A की तरफ है, तो A तो छोटा होना चाहिए, तो आंसर तो नेगेटिव आएगा। वो हो जाएगा नेट फील्ड यानी Q बाय A एप्सिलॉन नॉट इनटू उनके बीच का सेपरेशन जो कि है 2D, तो 2QD बाय A एप्सिलॉन नॉट आंसर हो जाएगा VA माइनस VB का। सिमिलरली अगर पूछा जाए VB माइनस VC और फील्ड फिर से C से B की तरफ है, तो C हायर पोटेंशियल है, B लोअर पोटेंशियल है, फिर से नेगेटिव आएगा, हो जाएगा 2Q बाय A एप्सिलॉन नॉट इनटू उनके बीच का सेपरेशन है 3D, तो हो गया माइनस 6QD बाय A एप्सिलॉन नॉट। क्या किसी को कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं होगी सर? ठीक है, आगे देखो, आगे थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। इसमें आपको बताना है फाइंड द चार्ज ऑन द फेसिंग सरफेसेस इफ प्लेट्स A and C have been connected by a conducting wire after closing the switch S, charges are initially as shown। तो पहले तीनों प्लेट्स अलग अलग थी, फिर आपने क्या किया है, A और C को जोड़ दिया है एक कंडक्टिंग वायर से। अब हमें बताना है कि फाइनली इनके सारे फेसेस पर क्या क्या चार्जेस होंगे, ठीक है ना। ट्राई करो, अच्छा क्वेश्चन। और इनिशियली चार्जेस दिखाए गए थे, इस पे थे 3Q और इस पे भी है 3Q और इस पे चार्ज नहीं है इनिशियली, और स्विच एस को बंद किया गया है। तो इसमें अलग क्या है, इसमें अलग ये है कि आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में आएगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में भी आएगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपने अगर ए प्लेट को सी प्लेट से कनेक्ट कर दिया है तो ए का पोटेंशियल और सी का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा सेम, क्योंकि कोई भी दो कंडक्टर्स को अगर आप कनेक्ट करोगे तो एक तरह से वो एक ही कंडक्टर हो गए, और क्योंकि ये एक ही कंडक्टिंग सरफेस बन चुकी है तो इस पे अलग अलग पोटेंशियल एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि हमें पता है कि कंडक्टर की सरफेस कैसी होती है, इक्विपोटेंशियल होती है। तो फाइनली मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वही इक्वल होनी चाहिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के, क्योंकि इनके बीच का सेपरेशन सेम है, ठीक है ना। बेसिकली तो हमें ये कहना चाहिए कि ए और बी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही होना चाहिए बी और सी के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल। यानी पहली चीज जो हमें कंडीशन लगानी है वो तो ये हो गई कि VA माइनस VB अगर मैं बोलूं, ठीक है ना, तो ये इक्वल होना चाहिए VB माइनस VC के। जहां से क्या पता लग रहा है हमें बेसिकली
VA बराबर क्या होना चाहिए, VC। तो एक तो ये कंडीशन हो गई हमारे पास, और दूसरा है चार्ज कंजर्वेशन। ये तो हमेशा वैलिड रहता ही है, टोटल चार्ज कंजर्व रहना ही चाहिए। पहली चीज तो मैं ये जानता हूं कि इन पे जो चार्जेस का समेशन हो, ठीक है ना, वो मिलके कितना हो जाना चाहिए, इन पे जो चार्जेस हैं उनका समेशन मिलके कितना रहना चाहिए, 3Q ही रहना चाहिए, क्योंकि इन पे चार्ज कहीं से आ नहीं सकता। और बीच वाली प्लेट पर भी नेट चार्ज कितना होना चाहिए, 3Q ही होना चाहिए। तो विदित का आंसर है बी की दोनों सरफेसेस का 3Q/2 होना चाहिए, ए का इनर सरफेस का -3Q/2 होना चाहिए। ओके, ठीक है। तो मान लो कि इसकी इनर सरफेस पे, इसकी लेफ्ट वाली सरफेस पे कोई चार्ज आता है Q1, ठीक है। तो यहाँ पे चार्ज हमें पता है कितना आएगा, 3Q-Q1, ठीक है ना। इसकी वजह से यहाँ पे जो चार्ज इंड्यूस हुआ होगा वो कितना होगा, -Q1 कह सकते हैं। और सिमिलरली यहाँ पे जो चार्ज इंड्यूस हुआ होगा वो होगा -3Q-Q1, ठीक है ना। हमने ये चार्जेस मान लिए। एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जनरेट होगी, जिसे मैं बोल सकता हूँ कुछ E1, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जनरेट होगी E2, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो क्योंकि दोनों, अब हम अगर E1 की वैल्यू लिखूं मैं यहाँ पे, तो E1 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा Q1/A/0, ठीक है ना। एक की वजह से होता है Q1/2/0 प्लस नेगेटिव वाली की वजह से Q1/2/0, यानी कि नेट होगा Q1/A/0। सिमिलरली अगर मैं E2 लिखूं तो वो क्या आएगा, वो आ जाएगा 3Q-Q1/2/0 प्लस 3Q-Q1/2/0, जो कि हो जाएगा 3Q-Q1/A/0। तो ये हमें मिल चुकी है दोनों जगह की इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एक चीज हमें पता है क्या, कि मॉड ऑफ VA माइनस VB इक्वल होना चाहिए मॉड ऑफ VB माइनस VC। तो दोनों जगह डिस्टेंस तो सेम ही है, तो वो बेसिकली बोला गया है E1 इंटू डी इक्वल होना चाहिए E2 इंटू डी। डी से डी अगर हम कैंसिल आउट कर दें तो यहाँ से हमें मिलेगा Q/A/0 इक्वल हो जाना चाहिए 3Q-Q1/A/0, और यहाँ से Q1 की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, 3Q/2। इससे क्या समझ आया कि इसकी इनर सरफेस के ऊपर चार्ज कितना है, अगर मैं वापस से बनाऊं इसे, बीच वाली प्लेट के ऊपर जो चार्ज हमें दिया हुआ होगा वो दिया हुआ है कितना, 3Q। तो वो कैसे डिवाइड होगा, आधा आधा, क्योंकि हमें मिल चुका Q1 3Q/2 है, यानी यहाँ पे 3Q/2 होगा और यहाँ पर भी 3Q/2 होगा, दोनों जगह पे पॉजिटिव, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए -3Q/2, और यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे भी होना चाहिए -3Q/2, ठीक है ना। तो यहाँ पर चार्ज कितना होगा, अब आप देख सकते हो, क्योंकि आपने इन्हें कनेक्ट किया है
और यहाँ पे चार्ज था 3Q टोटल, यहाँ पे था 3Q टोटल और यहाँ पे था 0। तो फाइनली भी चार्जेस इन पे क्या होने चाहिए, 3Q ही होने चाहिए। ये टोटल मिलके कितना हो चुका है, ये टोटल मिलके हो चुका है -3Q, ठीक है ना। और एक चीज तो हमें पता ही थी कि आउटर मोस्ट सर्फेसेस पे जो चार्ज आता है, आउटर मोस्ट सर्फेसेस पे जो चार्ज आता है वो सारे चार्जेस समेशन का हाफ होता है। तो इनिशियली सारे चार्जेस का समेशन अगर हम करते तो वो आता 3Q प्लस 3Q प्लस 0/2 यानी कि 3Q। तो इसकी आउटर मोस्ट सर्फेस पे क्या होना चाहिए था, 3Q, और इसकी पे होना चाहिए था क्या, 3Q। तो अब आप देखो चार्ज कंजर्व हो रहा है क्या, टोटल चार्ज दोनों प्लेट्स में मिला के अभी कितना हो रहा है, ये बचा कितना 3Q/2 और ये भी बचा कितना 3Q/2, यानी टोटल कितना बचा 3Q, और अंदर भी चार्ज हमने क्या कर दिया है, कंजर्व कर दिया। तो आउटर मोस्ट पे तो सोचने की हमें जरूरत ही नहीं थी। आउटर मोस्ट पे कितना चार्ज आएगा वो तो हमें सीधा सीधा कैसे पता लग जाएगा कि सारे चार्जेस के समेशन का हाफ। लेकिन अब अंदर कितना चार्ज इंड्यूस होने वाला है वो निकालने के लिए मैंने क्या किया, बीच वाली प्लेट को यूज करते हुए पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट किया, वहां से हमें Q1 की वैल्यू मिली। अच्छा क्वेश्चन है, किसी को डाउट है? तो आंसर आ गया था कुछ कुछ लोगों का, तो विदित का भी आ गया था, ठीक है, ऋषिका का भी आ गया, काफी अच्छा, अच्छी बात है अगर आ गया तो, ठीक है। चार्ज कंजर्व कैसे हुआ, चार्ज कंजर्व क्यों नहीं हुआ बेटा, देखो लास्ट में टोटल चार्ज कितना हो रहा है, इन प्लेट्स पे मिला के टोटल चार्ज कितना था 3Q, और अभी भी टोटल कितना हो रहा है 3Q ही तो हो रहा है। इसके आउटर मोस्ट पे 3Q है, 3Q ये हो गया 6Q, और माइनस कर दो 3Q तो कितना बचा 3Q, ठीक है ना। तो ये चार्ज कंजर्व भी हो गया और इनके ऊपर भी चार्ज कंजर्व हो गया। आउटर मोस्ट पे तो हम सिंपली निकाल ही सकते हैं, और इनकी बीच वाली प्लेट पे चार्ज निकालने के लिए हमने क्या किया, पोटेंशियल डिफरेंस को इक्वल कर दिया, ठीक है ना। तो होमवर्क के लिए मैं क्वेश्चन दे देता हूँ, इसमें PDF में तो नहीं है क्वेश्चन, ठीक है, तो मैं फोटो खींच के डाल दूंगा क्वेश्चन का, इसी पे बेस जो है उनको सॉल्व करके देख लेना, ठीक है ना, या फिर चाहो तो नोट डाउन कर ही लो अभी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। एक क्वेश्चन ये प्रैक्टिस कर सकते हो जिसमें इस पे Q चार्ज ले लेते हैं, इस पे -4Q, ठीक है, और इनको ही कनेक्ट करना है आपको, और इस पे ले लो Q चार्ज, ठीक है, ABC, ये दूरी ले लेता हूं मैं D, और ये दूरी पे है D। आपको बताना है फाइनल चार्जेस क्या क्या होंगे। और दूसरा ये ले लो, इसमें भी कनेक्ट कर देते हैं ABC, और ये Q, ये ले लो -2Q, ये ले लेते हैं +3Q, ठीक है ना, और ये दूरी ले लो D, और ये दूरी ले लो 3D, ठीक है, ये थोड़ा सा अलग होगा बस, ठीक है, सभी लोग देख लेना एक बार। थर्ड प्लेट पे टोटल चार्ज 0 नहीं है, अंशुमन तुम्हारा डाउट है, थर्ड प्लेट पे टोटल चार्ज 0 होना जरूरी भी नहीं है, क्योंकि अब वो अकेली नहीं रह गई है, इस प्लेट का कनेक्शन इस प्लेट से हो चुका है, तो इन दोनों का टोटल चार्ज कंजर्व रहना जरूरी है। अब इन दोनों का इंडिविजुअली चार्ज कंजर्व रहना जरूरी नहीं है, क्योंकि इनके पास चार्ज को आदान प्रदान करने का रास्ता आ चुका है। इसका टोटल चार्ज कंजर्व रहना जरूरी है, क्योंकि इसके पास चार्ज ना आ सकता है ना ही जा सकता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सिंपल सा हमें याद रखना है हमेशा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी प्लेट के सरफेस पे चार्ज बाय 2ε0। सिमिलरली इसकी भी बाय 2ε0। तो अब तक तो समझ गए हो, दोनों ऐड होती हैं तो सिंपली डबल कर दो, ठीक है।